हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आइए बिना एक भी सेकंड गवाए हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। और इस बारे में मुझे जो कहना है वो मैं बाद में कहूँगा। आइए, ये पिछले 6 साल के जो यूपीएससी के टॉपर्स रहे हैं उनके मार्क्स हैं। 2022 ऐसे पेपर GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, इंटरव्यू और ये टोटल। अब इस आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो टॉप रैंकर्स हैं या जो यूपीएससी में जो मार्किंग का पैटर्न है वो क्या है, जिससे हम एक सॉलिड स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रक्चर तैयार कर सकें अपने आने वाले रास्ते का, जिस पर हमें चल के इस मंजिल को पाना है, आईएएस बनना है। उसका एक सॉलिड स्ट्रक्चर तैयार कर सकें। उस आधार पर आज कुछ बातें करेंगे, बहुत सॉलिड बातें करेंगे और कुछ सॉलिड होने वाला है आज। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप देखेंगे मार्क्स, तो मैं एक एक करके एनालाइज कर रहा हूँ। 2022 ऐसे के मार्क्स आप देखिए, 22 सारे साल के आप ऐसे के मार्क्स देखिए। 2022 में जो टॉपर रहे हैं उनका मार्क्स 137, 2021 132, 2020 134, 2019 140, 2018 133, 2017 155। तो अगर टॉपर्स के ऐसे के मार्क्स के रेंज की बात करें कि टॉपर्स जो होते हैं उनका ऐसे में जो मार्क्स होता है उसका रेंज क्या है, तो आप देख सकते हैं कि ये रेंज जो है ऐसे का जो रेंज है वो आपको 130 टू 160 के बीच में, 130 टू 160 के बीच में नजर आएगा ऐसे का मार्क्स। अगर GS1 को देखें, 121, 119, 115, 108, 98, 123। अगर GS1 के रेंज को देखें कि टॉपर्स जो सबसे टॉप पे होते हैं उनका GS1 में क्या रेंज है मार्क्स का, तो आप देख सकते हैं ये है अराउंड 95 टू 125। 95 टू 125 का रेंज है GS1 में। अब GS2 को देखते हैं, 130, 128, 111, 115, 117, 123। ये GS2 का रेंज है। अगर इसका रेंज देखें GS2 के मार्क्स का, तो ये आपको मिलेगा अराउंड 110 टू 130। 110 टू 130 का रेंज है GS2 में। अब GS3 को देखते हैं, 88, 108, 92, 101, 117, 136। तो इसका अगर रेंज हम लोग देखें तो ये रेंज है 90 टू 140। इसका रेंज है GS3 में। अब GS4 को हम लोग देखते हैं, 112, 139, 106, 157, 116, 95। तो इसका रेंज जो है GS4 का वो आपका है 90 टू 160। 90 टू 160 का रेंज है आपका GS4, जो एथिक्स का पेपर होता है, आप जानते हैं। और
ऑप्शनल के मार्क्स डिपेंड करते हैं कि आपने कौन-सा सब्जेक्ट लिया है, फिर भी हम लोग एक रेंज देखने की कोशिश करते हैं। 147, 150, 170, 148, 170, 171 ये ऑप्शनल 1 है। जब भी ऑप्शनल 1 की बात आती है किसी भी सब्जेक्ट की, तो वो ब्रॉड कैटेगरी में होता है। 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं, एक जो वर्ल्ड बेस्ड होता है और एक जो है आपके इंडिया से कनेक्टेड होगा। किसी भी सब्जेक्ट में ये पैटर्न है और अगर है तो एक होगा टफ सेक्शन, एक अलग सेक्शन मतलब ब्रॉड व्यू लिया जाता है ओवरऑल उसका। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ज्योग्राफी ऑप्शनल की बात करें, तो एक वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है और एक इंडियन ज्योग्राफी होता है। ऑप्शनल 1 वर्ल्ड ज्योग्राफी, ऑप्शनल 2 इंडियन ज्योग्राफी। तो इसकी अगर रेंज देखें हम लोग, तो ये रेंज है अराउंड 142 175 की रेंज है आपकी ऑप्शनल 1 की। ऑप्शनल 2 भी देखते हैं। 166 156 150 145 191 147 ये 191 यहाँ पे थोड़ा सा ऑड लग रहा है कि इतना ज़्यादा कैसे, क्योंकि ये जो स्टूडेंट रहे ये मैथमेटिक्स ऑप्शनल के स्टूडेंट रहे। तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल में तो आप जानते हैं कि अगर आपने सही बनाया तो मैथ तो स्टैटिक है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते, वो थ्योरेटिकल तो है नहीं, प्योरली नंबर बेस्ड है। तो आप सही बनाएंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप इसको अवॉइड करके चलेंगे। एक जनरल रेंज हम लोग इसका लेंगे, अगर देखेंगे आप ज़्यादा मैक्सिमम, तो इसका जो रेंज है वो 142 170 का रेंज आपको मिलेगा ऑप्शनल 2 का। इंटरव्यू की भी रेंज देखते हैं। ये इंटरव्यू है 193 173 176 158 179 176 ये टॉपर्स की रेंज है। तो इसकी अगर रेंज देखें हम ऑप्शनल इंटरव्यू की, तो ये रेंज आपको 150 टू 195 150 टू 195, लेकिन ये 150 वाला जो ये एक ही का है, तो आप इसके रेंज को हम लोग 151 को अवॉइड करके इसको 170 टू 195 की रेंज में डालते हैं। और अगर टोटल मार्क्स देखें, टोटल कितने का एग्ज़ाम होता है 2025 2025 मार्क्स का, जिसमें 1750 मार्क्स का मेंस होता है आपका, जिसमें जीएस के सारे पेपर्स, एसे और ऑप्शनल होते हैं, और इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है, टोटल मिलके 2025। आउट ऑफ 2025 इनके मार्क्स अगर हम देखें 1094 1105 1054 1072 1121 1126 मीन्स अगर इनकी रेंज देखें हम कि क्या रेंज है टॉपर्स के टोटल मार्क्स की, तो ये करीब आएगा 1052 1125 ये इनकी रेंज है 1050 टू 1125। आप देखें अगर ऐसे GS1 GS2 GS3 GS4 ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2 की बात करें, तो ये 250 मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स। ओके, अब जरा रेंज इनकी देखें आप, तो आप देखेंगे कि इसका जो लोवेस्ट स्कोर जा रहा है, मतलब टॉपर्स के जो रेंज है एवरेज, वहां पर जो एसए में 130 के आसपास, GS1 में 100 के आसपास, GS2 में भी 110 के आसपास, GS3 में भी 100 के आसपास, GS4 में भी 100 के आसपास,
ऑप्शनल 1 150। पहले जीएस की बात कर लेते हैं इधर। तो अगर देखेंगे आप GS1 GS2 GS3, पर्टिकुलरली अगर आप देखें GS1 GS2 GS3 और GS4 भी, तो इनकी जो रेंज है आउट ऑफ 250 100 के आसपास है, मीन्स लेस देन 50%, लेस देन 50%। टॉपर्स के जो मार्क्स होते हैं वो बात करें, इधर हमने लेस देन 50% देखा और यहाँ पे बात है 130 तक जा रहा है, मतलब 50% के आसपास। GS1 GS2 GS3 लेस देन 50%, ऐसे अराउंड 50%, एंड GS4 दैट इज ऑफ एथिक्स, उसके जो मार्क्स हैं वो भी अराउंड जो है वो 45 to 50% के आसपास हैं। ऑप्शनल की बात करें तो ये 50 to 60%, दोनों 50 to 60% की इनकी रेंज है। आउट ऑफ 250 50 to 60% ये जा रहे हैं। थोड़ा सा आप बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शनल में इतने मार्क्स थोड़े से एक्स्ट्रा इसलिए आ जाते हैं क्योंकि इनका बिल्कुल डिफाइंड सिलेबस है और बुक्स इनके अवेलेबल हैं। जो क्वेश्चंस भी आते हैं वो काफ़ी कुछ स्टैटिक आते हैं, इसीलिए इनके मार्क्स जो आप देखेंगे 50 टू आप 70% का रेंज रख लीजिए। 50 to 70% के बीच ऑप्शनल का रेंज होता है परसेंटेज वाइज देखें। और इंटरव्यू की जो रेंज है वो 200 तक को टच कर रही है आउट ऑफ 2075। इस आधार पर क्या हम कोई स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हैं? स्ट्रैटेजी ऐसे ही तैयार की जानी चाहिए। अब हम एक इस बेस पर एक व्यू देखेंगे कि किस तरह से हमें प्लान करना है। अगर आप देखें तो ऐसे का जो मार्क्स देखकर लगता है कि ऐसे एक स्कोरिंग पेपर है, इसमें ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है। और GS1 GS2 GS3 जो है इसमें ज़्यादा स्कोर करना मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं सबके मार्क्स जो हैं वो अराउंड 100 हो रहे हैं, 50% से कम। और GS4 में भी वही बात है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपने कैसे तैयारी की। और ऑप्शनल की भी वही बात है, और इंटरव्यू भी देखें तो आप उसमें भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे हैं, थोड़े ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं अगर आपने उस तरह से अपने आप को पर्सनैलिटी डेवलप कर लिया है। अब किसी एक स्टूडेंट, एक दो स्टूडेंट को पकड़कर हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं, इसमें इसका जो मिस्ट्री है, रहस्य है, उसको समझने की कोशिश करते हैं तैयारी के पैटर्न का। अगर इनको देखें तो आप देखिए ऐसे में 137, ओके, ऐसे तो ऑलमोस्ट सबका सेम हो रहा है। इधर देखें आप, GS1 में 121 और GS2 में 130, इन दोनों में थोड़े अच्छे मार्क्स आए। तो आप देखिए GS3 में 88, GS4 में 112, इधर घट गए। इधर अच्छे आए तो इधर घट गए, ठीक। और फिर इधर तो नॉर्मल चल रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि ऑप्शनल में क्यों उस तरह के मार्क्स आ जाते हैं। और इनकी इंटरव्यू भी अच्छी है, इंटरव्यू भी अच्छी। इनकी अगर देखें तो आप देखिए ये तो ठीक, GS1 में 119, 128, इधर ज़्यादा आया तो यहाँ पे कम, GS3 में कम, फिर GS4 में इनके अच्छे मार्क्स हैं, ऑप्शनल में फिर थोड़े कम हो गए, 150 के आसपास हो गई है। फिर इंटरव्यू में भी इनके थोड़े से कम, थोड़े से कम, लेकिन अच्छे मार्क्स। अब जरा यहाँ देखते हैं, यहाँ तो उसी टाइप से आप देखिए GS1 GS2 में 115 111 और GS3 में 92 और GS4 में 106, मतलब इसमें थोड़े ज़्यादा हैं तो इस दोनों में कम आ रहे हैं, ठीक। फिर इधर वही रेंज, इधर नॉर्मल सब बना हुआ है। अब फिर जरा इनको देखते हैं, ये तो नॉर्मल में आ रहे हैं,
आप देखिए GS1 और GS3 में इनको कम मार्क्स हैं, ठीक? और GS2 और GS4 में थोड़े ज़्यादा मार्क्स, ओके? अब ज़रा इनको देखिए और उधर फिर नॉर्मल वैसा ही चल रहा है, इधर भी थोड़े से कम मार्क्स इनको आए। 2018 इधर तो नॉर्मल, GS1 में 98 और GS2 में 117, 117, 116, मतलब इसमें इनका एवरेज है, ज़्यादा इसमें थोड़ा सा ठीक मार्क्स है, इसमें कम है, GS1 में कम आ गए हैं, लेकिन इनका ऑप्शनल में अधिक है और फिर यहाँ भी अच्छा मार्क है। और अगर इनको देखें फिर तो आप देखिए 155, 123, 123, 136 इनका GS4 में कम हो गया है, 95 ही है। इधर अच्छे हैं, यहाँ कम हो गया है और फिर इधर भी ठीक है, लेकिन एक में कम हो गया है ऑप्शनल 2 में। तो अगर आप देखेंगे कोई इससे कुछ समझने की कोशिश करेंगे तो बात ये है कि अगर 4 जीएस के पेपर हैं तो अगर 2 में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो 2 में थोड़े कम आ रहे हैं, ठीक है? 2 में अच्छे आ रहे हैं तो 2 में कम आ रहे हैं। अगर इधर किसी में 3 में अच्छे आ गए तो इधर कम हो जा रहे हैं, ऑप्शनल में और इंटरव्यू में कम हो रहे हैं। अगर इधर 3 में घट गए तो उधर 3 में ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब कि एक समानता आप नहीं देखेंगे। इससे ये समझ में आता है, आप समझने की कोशिश करेंगे, तो जब ये तैयारी कर रहे होंगे, तो किसी 2 अगर जीएस की बात करें GS1, GS2, GS3, GS4 की तो किसी 2 पर इनका ज़्यादा ज़ोर होगा। किसी 2 को इन्होंने थोड़ा-सा ज़्यादा बेहतर तैयार किया होगा और किसी 2 पर थोड़ा कम ध्यान दिया होगा। ऑप्शनल की भी बात करें तो हो सकता है दोनों के मार्क्स डिफर कर रहे हैं, जैसे 166, 193, 156, 173, 150, 176, मतलब आप मार्क्स में करीब 15-20 का फर्क देखेंगे, तो मतलब एक में उन्होंने ज़्यादा फोकस किया और आई थिंक 147, 160, अच्छा इधर देखते हैं ऐसे, एक में उन्होंने कम फोकस किया तो दूसरे में ज़्यादा फोकस किया, एक में कम फोकस किया दूसरे में ज़्यादा फोकस किया, एक में कम फोकस किया दूसरे में ज़्यादा फोकस किया, मतलब कि बराबर लेकर सबको नहीं चल पा रहे हैं, ठीक? इस पैटर्न पर आप देखेंगे, एक तो ये कि बराबर फोकस आप नहीं कर सकते अगर आप इससे कुछ समझने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि आप किसमें ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। आपको अपना झुकाव उधर रखना है। लेकिन झुकाव किधर रखना है, ये सिलेक्शन की बात आती है जिसमें आपको थोड़ी-सी रिसर्च और एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि किधर मैं अपना झुकाव रखूँ ज़्यादा, जिससे जब टोटल की बात आए, तो मैं बेहतर साइड पे रहूँ, दूसरों से बेहतर रहूँ। किस तरह का स्ट्रैटेजी मैं बनाऊँ, तो इस आधार पर अगर कुछ देखेंगे, हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसे को आप देखेंगे तो ये स्कोरिंग पेपर है, 155 तक गया हुआ है यहाँ पर और ऐसे इस सब सब्जेक्ट में हाईएस्ट रेंज भी आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। आप यहीं देखें तो 155 तक गया हुआ है। अभी जो रीसेंट पैटर्न है एग्ज़ाम लेने का यूपीएससी का, उसमें इन्होंने 2017 में के जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया था। अभी रीसेंट पैटर्न पर इससे ज़्यादा मार्क्स किसी को नहीं आया है। 1126 इज़ द हाईएस्ट मार्क्स एट प्रेज़ेंट जो यूपीएससी का पैटर्न है एग्ज़ाम लेने का उस पर। पहले दूसरा था उसमें आए होंगे, लेकिन अभी रीसेंट पैटर्न में इनको आया। इसमें 155 और GS4 अगर आप देखें तो 157 और 155, मतलब इस दोनों में थोड़ा ज़्यादा स्कोर तक जाया जा सकता है। लेकिन अगर आप GS1, GS2 और GS3 के रेंज को देखेंगे तो कोई भी स्टूडेंट जो है 130 के पार नहीं जा पाया। 130, 135, ये 136 गए हैं। मैंने कहा कि ये एकदम ऊपर चले गए। क्या? हाँ,
तो आप देखेंगे मैक्सिमम आप देखेंगे 135 के आसपास जाए, लेकिन एवरेज की मैं बात करूं तो 130 से ऊपर जो है इसमें नहीं जाया जा सकता। लेकिन ऐसे में और जीएस 4 में आप 150 एवब टच कर सकते हैं, 150 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया। अब इस आधार पर आगे मैं कुछ और बातचीत करने वाला है। अब मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। अगर आईएएस की बात करें तो हर साल इनकी नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो फिक्स्ड होती हैं कि इतने आईएएस चुने जाएंगे। वो कितनी हैं? 180 सीट्स। हर साल जितने भी उनकी लिस्ट होगी अराउंड 900 टू 1000 होती है जिनको उन्हें चुनना होता है यूपीएससी को, उसमें से 180 जो है आईएएस को अलॉट किया जाता है, आईएएस स्टूडेंट्स को चुना जाता है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें तो इनको आईएएस बनने के लिए जो इनकी रेंज है, जो इनकी रेंज है कि आईएएस बनने के लिए अगर इनको 180 में सेलेक्ट होना है, आईएएस बनना है, तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को जो मार्क्स लाने की रेंज है वो है 980 टू 990। आपको एटलीस्ट इतना लाना होगा, 980 टू 990 के बीच में आपको रहना होगा अगर आपको आईएएस बनना है तो। और अभी हमने टॉपर्स की क्या रेंज देखी, टॉपर्स की क्या रेंज देखी हमने, 1050 टू 1100। इसके बीच में अगर आप आ गए, इसके बीच में आ गए, या आप इसे 1000 भी ले सकते हैं, लेकिन सेफर साइड के लिए बेहतर होगा कि हम 1050 ही लें। इस रेंज में अगर आप आ गए तो आप या तो टॉपर होंगे, टॉपर ही होंगे आप। थोड़े बहुत मार्क्स का फर्क होता है। अगर 1050 से आप ऊपर हैं तो टॉप 5 में जरूर होंगे, आप टॉप भी कर सकते हैं। और 1100 के जितना करीब होंगे आप टॉप करने के उतने करीब होंगे। तो ये 50 मार्क्स का बस रेंज है, इस 50 मार्क्स में सारे टॉपर्स आ जाते हैं। और आप देखिए यहाँ 980। और अगर आईएएस बनने की रेंज आप देखेंगे कि आईएएस बनने की क्या रेंज है, आईएएस बनने के रेंज की बात करें तो ये है 980 टू 1000। इसमें अगर आप आ गए तो आप आईएएस के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, मतलब आप 180 में आ जाएंगे। ये आईएएस बनने की रेंज, और ये टॉपर्स की रेंज है, जो टॉप करते हैं, बिल्कुल टॉप करते हैं, उनकी रेंज है। ठीक, अब इस आधार पर कुछ और बातें करेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप प्लान समझते जाइए। बिल्कुल आपका फोकस होना चाहिए पूरी तरह से, बिल्कुल आप कंसंट्रेट करें। हाईएस्ट मार्क्स की अगर बात करें, हाईएस्ट मार्क्स की बात करें हर एक पेपर की अगर लें हम, ऐसे
GS1, GS2, GS3, GS4। ऑप्शनल को हम कंबाइन कर लेते हैं, ऑप्शनल और इंटरव्यू। अब हम इसमें दो चीज देखेंगे कि इसकी रेंज क्या होती है हाईएस्ट मार्क्स की, और इंडिविजुअल भी देखेंगे, एक इंडिविजुअल हाईएस्ट आप कितना स्कोर कर सकते हैं किस पेपर में, और आपका रेंज क्या हो सकता है, दोनों चीज देखेंगे। अगर ऐसे की बात करें तो 180 आप हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं, 180 तक, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा इसमें। 175 अभी तक मैक्सिमम स्कोर किया गया है, लेकिन 180 स्कोर किया जा सकता है। GS1 की बात करें तो 130, GS2 भी 130, GS3 140, GS4 160, ऑप्शनल 350, इंटरव्यू 250। ये इन सब के वो मार्क्स हैं जहाँ जितना आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, इनमें इनमें आप मैक्सिमम इतना स्कोर कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर कुछ देखें, और इनकी मैं रेंज भी लिखता हूँ कि किस रेंज में आप इतना स्कोर, मतलब इनकी रेंज क्या है मैक्सिमम स्कोर की। 130 to 160 जो टॉपर्स लाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये इतना किया जा सकता है। और अब मैं रेंज लिख रहा हूँ जिसमें टॉपर्स आते हैं, 90 to 130, 90 to 130, 90 to 140, GS4 100, या इसको भी आप लिख सकते हैं 90 to 160, ये 300 to 350, और ये 150 to 250। 250 रेयर होता है, इनकी जो रेंज है आप इसको 200 रखिए। ये जो है ये टॉपर्स की रेंज है, टॉपर्स की रेंज है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट रहते हैं, टॉपर्स। तो अगर इस पैटर्न पर आप कुछ समझने की कोशिश करें अपने प्लान के बारे में, तो आप देखेंगे मैंने कहा इन तीनों में GS1, GS2, GS3 में ज़्यादा स्कोर करना संभव नहीं। ये सिलेबस ही कुछ ऐसा है, इसकी पैटर्न, तैयारी की पैटर्न ही कुछ ऐसी है कि आप इसमें 130 किसी भी हाल में, आपका जो रेंज होगा वो एवरेज मार्क्स 100 के आसपास होते हैं, 100, 105, 110 मैक्सिमम इसी के आसपास होते हैं। लेकिन GS4 में किया जा सकता है, और ऐसे में भी ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है, और ऑप्शन में भी आप अच्छा कर सकते हो, और इंटरव्यू में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपकी तैयारी की स्ट्रेटजी कुछ ऐसी हम लोग क्यों ना बनाए कि हम लोग ऐसे चीज को टारगेट करें जहां पे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है, जहां पे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है उसको क्यों ना टारगेट किया जाए। अब अगर इससे मेंस के रेंज की बात करें, मेंस, ऑप्शनल और इंटरव्यू, अगर एग्जाम वाइज अलग अलग रेंज की हम बात करें कि किस रेंज में टॉपर्स आते हैं, तो मेंस कितने मार्क्स का होता है आपका, अगर आप ऑप्शनल को हटा दें तो 1250, 1250 मार्क्स का। उसमें जो टॉपर्स की रेंज है वो है 550 to 650, इसके बीच में टॉपर्स रहते हैं, मतलब इसकी जो परसेंटाइल है वो 45 to 50%। अगर आप स्कोर करते हैं आउट ऑफ 1250 मेंस में, तो आप टॉप में होंगे।
जिसमें ऐसे टू लेके GS4 होगा। ऑप्शनल की जो रेंज है वो है 300 to 350, मीन्स आप कहें तो 60 to 70% की रेंज है ऑप्शनल की। और इंटरव्यू की बात करें तो 150 to 200 ये रेंज है टॉपर्स की, एग्जाम वाइज अगर बात करें। ठीक, अब इन सब डिस्कशन का जो निचोड़ है, जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, अब वो किस बेस पर आपका टारगेट क्या होना चाहिए, सबसे सही टारगेट क्या है, बेस्ट टारगेट क्या है, जो आपको अपने स्ट्रक्चर में डालना चाहिए, अपने प्लानिंग में। अब उस पर बात करने जा रहा हूं। आइए, अब फाइनल पोजीशन, टारगेट क्या है। टारगेट क्या होना चाहिए ये अब मैं आपको बताऊं। ऐसे GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल, इंटरव्यू। इंटरव्यू, ठीक, ऐसे में जो है आपको 150 टारगेट। वन, पहले मैं लिख देता हूं पूरी बात, फिर बात करें। आइए अब जरा टारगेट पर बात करें कि एक सही स्टूडेंट को किस तरह से प्लान करना चाहिए। अगर ऐसे में आप जान रहे हैं, इतने एनालाइजेशन के बाद आप समझ चुके होंगे कि ऐसे स्कोरिंग पेपर है, उसको अगर आप अच्छे से सीख लें तो ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है। तो क्यों ना हम ऐसे को अच्छे से टारगेट करें। अगर हम जानते हैं कि उसमें 150 प्लस जाया जा सकता है, और इधर बात करें तो 130 के आसपास से ज़्यादा नहीं जाया जा सकता है, तो क्यों ना हम ऐसे को बेहतर टारगेट करें। आपने देखा कि सब पर बराबर फोकस नहीं कर कर सकते, तो ऐसे जगह पर क्यों ना ज़्यादा फोकस किया जाए जहाँ पे ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। ऐसे में आपका टारगेट होना चाहिए 150। ये नीचे मैंने क्यों लिखा है मैं थोड़ी देर में बताऊँ। आपका टारगेट होना चाहिए 150, GS1 में 100, GS2 में 100, GS3 में 120, GS4 में 140। ये भी स्कोरिंग पेपर है, आप जानते हैं। ऑप्शनल में आउट ऑफ 500 का आपका एग्जाम होगा। दोनों मिला के आपका टारगेट कम से कम 300 होना चाहिए, और इंटरव्यू के लिए आपका टारगेट होना चाहिए 200। मतलब अगर निचोड़ देखें तो आपको ज़्यादा फोकस मैं कहाँ करने के लिए कह रहा हूँ,
ऐसे जीएस 4 और इंटरव्यू पर ज़्यादा फोकस करने के लिए मैं कह रहा हूँ। ये नीचे लिखे हुए जो हैं, ये मैक्सिमम मार्क है जितना स्कोर किया जा सकता है। ऐसे में 180, GS1 में 130, GS2 में 130, GS3 में 140, GS4 में 160, ऑप्शनल में 350, इंटरव्यू में 250। ये मैक्सिमम मार्क है जो स्कोर किया जा सकता है। अगर आप यहाँ तक ऊपर वाले जो मार्क्स मैंने लिखे हैं उसकी बात करें, तो मेंस में जो GS4 तक की मैंने बात की, इधर 5 पेपर मेंस का GS वाला, उसकी टोटल मार्क्स की बात करें आपको, तो इसमें अगर आप इस तरह से चलते हैं तो आपको 610 मार्क्स आ जाएंगे। उसमें अगर ऑप्शनल को आप जोड़ दें तो 910, उसमें अगर आप इंटरव्यू को जोड़ दें तो 1110 आपको आ जाएंगे और आप आराम से टॉप हो जाएंगे। अगर इसकी मैं बात करूं नीचे, तो यहाँ तक में आपको 740 आएगा, यहाँ फिर आपको 1090 और यहाँ 1340। आप टॉपर के भी टॉपर होंगे। खैर वो अलग बात है, अभी मैं उस पर, आप यहाँ फोकस, वो क्या है मैं बताऊंगा और मैंने ये क्यों लिखा है। अगर आपको इतने मार्क्स भी आते हैं, जैसे नीचे देखिएगी आपको ऐसे में 130, GS1 में 100, GS2 में 100, GS3 में 100, GS4 में 120, ऑप्शन में 280 और इंटरव्यू में 160, तो आपको आ जाएगा 990 के करीब। तो भी आप आईएएस बन जाएंगे। आईएएस बनने के लिए मैंने क्या कहा आपको कि 980 से ऊपर स्कोर होना चाहिए आपका। 980 टू 990 का जो है वो रेंज है आईएएस बनने का, जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक, अब जरा मैं कुछ, अब हाँ, सिलेक्शन के और जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन के लिए अगर वो जो जितने भी कैंडिडेट चुने जाते हैं, पूरा आउट ऑफ आईएएस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे को मिला के कह रहा हूँ, तो उसमें जनरल कैटेगरी को कितना स्कोर करना होता है? 960। अगर आप 960 स्कोर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कौन सा पोस्ट मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन 960 अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मिनिमम मार्क्स है जो आपको लाना है आउट ऑफ 2025 जनरल कैटेगरी को सिलेक्शन के लिए। ठीक, अब इधर इधर आते, अब ये मैंने क्यों लिखा है, अब मैं आपको वो बताने वाला हूं जो फाइनल मुझे कहना है। मैं आपको अभी तक जो मैंने इस चैनल्स पर जितने भी वीडियोस बनाए हैं, जो भी मैंने क्लास ली है, वो इसलिए था कि आप चेक कर सकें कि ये आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं कि नहीं। आप ये फ़ैसला ले सकें कि हाँ, मैं इनसे कुछ सीख सकता हूँ कि नहीं। वो ज़रूरी था। बिना चेक किए अच्छे से आपको किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपकी ज़िंदगी का सवाल है ये। स्वामी विवेकानंद तक ने अपने गुरु को चेक किया था। वो बोलते थे कुछ तो उनको चेक करते थे। तो जब भी आप, ये आपके लाइफ का सवाल है, किसी का भी सिलेक्शन करें अपने मेंटोर के लिए कि हाँ, इनसे मुझे सीखना है कि मुझे आईएएस कैसे बनना है, तो पहले चेक करें। तो समझ लीजिए अभी तक जो भी था वो एक चेकिंग पोर्शन था। अब मैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में क्लास शुरू करूंगा चैनल पर, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में क्लास शुरू करूंगा इस चैनल पर। किस लिए? तो ये जो मैंने लिखा है, मैं इसके लिए आपको ट्रेन करूंगा हाईएस्ट मार्क के लिए। ऐसे में 180, GS1 में 130, GS2 में 130, GS3 में 140, GS4 में 160, ऑप्शनल में 350, इंटरव्यू में 250। आप आप सोच सकते हैं कि ऑप्शनल के लिए आप कैसे ट्रेन करेंगे। हाँ, ये मेरी एक लिमिट होगी कि ऑप्शनल के लिए मैं कैसे ट्रेन करूंगा, लेकिन मैं आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवा, आंसर राइटिंग से वो मैं बात करूंगा स्किल। तो वहाँ मैं आपको वो पैटर्न बता दूंगा और ऑप्शनल के लिए क्या अलग से करना वो मैं अलग से बता दूंगा।
तो मैं इसके लिए अब मैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में यूट्यूब पर इस चैनल पर क्लास लूँगा जिसमें मैं आपको अब इसके लिए ट्रेन करने वाला हूँ। कहते हैं अगर आप चाँद के लिए कोशिश करते हो ना, इफ यू शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस, अगर आप चाँद को मिस करते हो, तब भी आप गिरोगे कहाँ? तारों में गिरोगे। मतलब अगर मैं आपको टॉपर के ऊपर ले जाऊँगा, टॉपर जो होते हैं उनके ऊपर, तो अगर आप वहाँ से गिरो तो टॉपर्स में तो लैंड कर जाओ। और इतना तो कन्फर्म हो ही जाए, कहते वहाँ से गिरे वहाँ, वहाँ से गिरे तो वहाँ, इतना तो हो ही जाए कि आप आईएएस तो बन ही जाओ। ये बात। अब ये मैं करूँगा कैसे? अब उस पर बात करते हैं। अगर एक प्रॉपर बात करें क्लास की, कि वो कैसी होनी चाहिए कि आपको इंश्योर कर सके कि आप आईएएस बन सकें, आप सही रास्ते पर हैं, आपकी तैयारी सही हो रही है और आपको ये विश्वास हो सके कि हाँ, मैं इस एग्ज़ाम को अच्छे से दूँगा और मुझ में वो क्षमता है कि मैं इसे निकाल सकता हूँ, ऐसा विश्वास आपको हो जाए। आपके मन में आएगा ऐसी गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। हाँ, नहीं दे सकता है, कोई देता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सही प्रोसेस से नहीं जा रहे हैं। अगर कोई सही प्रोसेस से जाता है, जो चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है, वो कुछ भी नहीं छोड़ रहा है, तो फिर उसको कौन रोक सकता है? गलती जो होती है यही कि कुछ छोड़ दिया जाता है। तो अगर आपको इंश्योर करना है, तो आपके प्लानिंग में क्या-क्या बातें होनी चाहिए? आपको क्या-क्या मिलना चाहिए कि आप इंश्योर हो सकें? तो एक प्रॉपर अगर क्लास की बात करें, तो उसमें क्या-क्या होना चाहिए? या आपकी प्लानिंग की ही बात करें कि आप खुद से अपनी प्लानिंग कर रहे हो, तो उसमें क्या-क्या होनी चाहिए? पहली चीज़ अगर बात करें, सबसे पहले जो बात आती है, वो आती है गाइडेंस की। गाइडेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले बात आती है, गाइडेंस की बात आती है कि पहले आपको पता तो हो कि तैयारी करनी कैसे है, ठीक? अब जब गाइडेंस मिल गई, इसमें बहुत सारी बातें हैं, हर चीज़ की गाइडेंस कि जो भी तैयारी से संबंधित, और ये गाइडेंस कैसी होनी चाहिए? थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल ज़्यादा। प्रैक्टिकल किसे कहेंगे? जैसे अभी हमने देखा डेटा के आधार पर, उस तरह से गाइडेंस होनी चाहिए सही तरीके से, उसमें थ्योरी पार्ट भी आएगा, सब कुछ आएगा। सबसे पहला होता है गाइडेंस। अब गाइडेंस हो गया, अब प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन में क्या-क्या बातें आएँगी? प्रिपरेशन में सबसे पहले जो बात आती है, अब एक गाइडेंस हो गया, अब दूसरी प्रिपरेशन की बात है। प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले सिलेबस। सिलेबस बिटवीन द लाइन्स, वो जो लिखा हुआ है सिर्फ वो नहीं, वो सही सिलेबस नहीं है। इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत वास्ट है, जो पता चलता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखकर। यूपीएससी एक टॉपिक पर कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। उस बेस पर अगर कोई आपको सिलेबस बताता है, पहले वो जानना। सिलेबस, सिलेबस आप जान गए, उसके बाद 2 बातें होती हैं, एक बेसिक्स और एक करंट। कि आप बेसिक्स मतलब अपना सिलेबस तैयार कर रहे हो, साथ में क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं वो करंट से लिंक्ड होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। अगर एक पेपर में मान लीजिए 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मोर देन 15 क्वेश्चन उनका लिंक जो है वो करंट से होगा। ऐसा जानबूझकर किया जाता है और सही किया जाता है, क्योंकि मान लीजिए अब करंट में कुछ चल रहा है और उन्होंने ऐसा कुछ पूछा जो 50 साल पहले चल रहा था, तो स्टूडेंट कैसे समझेगा? एक बात भी तो होना चाहिए। करंट
बेसिक्स की भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो करंट से लिंक्ड होते हैं। तो कोई तो इस तरह से होनी चाहिए कि आप बेसिक्स जो पढ़ें, बेसिक्स तो पूरा तैयार करें ही, लेकिन उन जब वो तैयार करें तो उसमें करंट से लिंक कर के तैयार करें। बेसिक्स तैयार कर लें, फिर देखें कि उसका करंट में क्या घट रहा है और उसको भी उसके साथ जोड़कर तैयार करें। बेसिक्स का ये हो गई, गाइडेंस सबसे पहले, फिर प्रिपरेशन में ये 3 बातें आई। अब जब ये तैयारी हो गई कि आपकी तैयारी पूरी होगी, तो क्या बस आप नॉलेज के आधार पर जाकर एग्ज़ाम दे लेंगे? नो, यही सबसे बड़ी तो आगे क्या? स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएँ, सीसेट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाए, किस स्ट्रैटेजी से सॉल्व किए जाएँ, कितने किए जाएँ, कितने समय में किसको कैसे किया जाए, पूरी स्ट्रैटेजी। स्किल डेवलपमेंट, आंसर राइटिंग मेंस की। आप थोड़ा कम पढ़ लो, आंसर राइटिंग ज़्यादा सीख लो तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, लेकिन आपने सिर्फ़ पढ़ लिया और आंसर राइटिंग करना नहीं सीखा, तो आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है स्किल डेवलपमेंट, और जब स्किल डेवलपमेंट हो गई उसके बाद प्रैक्टिस। बहुत सारे क्वेश्चंस की आपको राइट प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस वो भी राइट प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि बस लिख रहे हैं, हमने कुछ लिखा, अब उसमें ढूँढना कि क्या गलतियाँ हुई, एक-एक छोटी-छोटी चीज़ों को पकड़ना, इसको कैसे ठीक किया जाए, वो सब कुछ उस प्रैक्टिस में आएगा। अब उसको फिर वापस से लिखना, तब तक लिखना जब तक कि हम वहाँ तक ना पहुँच जाएँ जो यूपीएससी की डिमांड है। एक क्वेश्चन है 150 वर्ड में लिखना है, हमने 250 में लिख दिया एक बार में, तो उसको कैसे 150 पर लाया जाए, क्या गलत हो गई, कहाँ कम किया जाए, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। वो प्रैक्टिस में आएगा। स्किल डेवलपमेंट में आप सीख लेंगे कैसे करना है, फिर प्रैक्टिस आप सही तरीके से करेंगे। वहाँ क्या दिक्कत है, गलतियाँ सब कुछ स्किल डेवलपमेंट में सिखाई जाएँगी, और प्रैक्टिस जो है वो राइट। फिर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस, और अंत में एग्ज़ाम हॉल, इस पर तो हम ध्यान देते ही नहीं। हम सोचते हैं तैयारी हो गई, प्रैक्टिस हो गई, स्किल डेवलपमेंट अब तो आराम से दे लेंगे, और लेकिन एग्ज़ाम हॉल का माहौल जो होता है वो बहुत फ़ियरफुल होता है, बहुत डरावना होता है। उसके लिए आपको दिमाग की ट्रेनिंग करनी है, अपने बॉडी की ट्रेनिंग करनी है। वहाँ जाके आप कहीं काँपने तो नहीं लगे हैं, माहौल से डर तो नहीं जा रहे हैं। उस एग्ज़ाम इस पर कोई ध्यान नहीं दे पाता। खैर, खैर, मैं बात कर रहा हूँ कि एक बेस्ट क्लास कैसी होनी चाहिए। हाँ, एग्ज़ाम हॉल, वहाँ आप कैसे अपने आप को एडजस्ट करेंगे? वहाँ कैसे डील करेंगे सिचुएशन से? कि पूरी तरफ तनाव भरा हुआ है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, फिर भी हमें बेस्ट तरीके से अपना एग्ज़ाम कैसे देकर आना है, वो। ये अगर आपकी तैयारी में हो, तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता, और आप इंश्योर हो जाएँगे कि हाँ, मैं सही रास्ते पर हूँ और आईएएस बनूँगा। जो इसे फुलफ़िल नहीं कर पाते वही गारंटी नहीं दे सकते, और कोई इसे फुलफ़िल नहीं कर पाता इसलिए गारंटी नहीं दे पाता। ख़ैर, ये बात हुई। अब मैंने कहा कि अब प्रॉपर स्ट्रक्चर में हम लोग तैयारी करेंगे। तो अब वो स्ट्रक्चर क्या होगा? कैसे अब मैं इस चैनल पर क्लास लेने वाला हूँ? वो स्ट्रक्चर क्या होगा, अब उस पर बात करते हैं। ये मैंने पार्ट्स बताए हैं जो आपकी तैयारी में शामिल होने चाहिए। चार पार्ट्स में मैं बाँटूँगा अपने क्लास को, 4 पार्ट्स। पहला, गाइडेंस। दूसरा, बेसिक्स। तीसरा, करंट। और चौथा,
स्किल डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिस। और एग्जाम हॉल की जो बात है वो गाइडेंस में ही आ जाएगी। ठीक है, इस चार चार पैटर्न पर अब मैं क्लास लूंगा यूट्यूब पर ही, जिसमें ये और ये डेली बेसिस पर होंगे। गाइडेंस डेली, बेसिक्स की जो प्रिपरेशन है सब्जेक्ट की, सिलेबस की, वो डेली, वो जो सिलेबस वगैरह की मैंने बात की वो सब इसी में आ जाएगा। सब मतलब वो जो मैंने लिखा है अलग से वो सब इसमें आएगा। ठीक, बेसिक्स, करंट और स्किल डेवलपमेंट और प्रैक्टिस की जो बात है ये हर दिन अलग अलग होगी। एक दिन किसी सब्जेक्ट को लेकर, मान लीजिए कि एक दिन प्रीलिम्स का सीख ले, ये भी होगी डेली बेसिस पर, लेकिन एक जैसी नहीं। एक दिन हो सकता है प्रीलिम्स, दूसरे दिन सी सेट प्रीलिम्स पेपर 1, दूसरे दिन सी सेट, तीसरे दिन हो सकता है कि मेंस की आंसर राइटिंग देखा जाए। इस तरह करके अलग अलग तरह से होगी। ठीक, अब मैं क्लास लूंगा कैसे? गाइडेंस की बात करें तो इसमें सब कुछ आएगा, जो भी प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ है कुछ भी नहीं छूटने वाला है। हर दिन क्लासेस होंगी, 15 से 20 मिनट का लेक्चर इस पर होगा। प्रैक्टिकली पहले बात करेंगे, फिर उसको थ्योरेटिकल, दोनों का कनेक्शन हो। बेसिक्स की बात करें तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट लिया जाएगा तो पहले उसके सिलेबस पर बात होगी। सबसे पहले उसको मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस दिखाऊंगा। पैटर्न क्या होगा देखिए, सही पैटर्न जो होता है, उसके बाद क्वेश्चंस की कैसे क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं, फिर उसको पढ़ाया जाएगा। फिर पढ़ाने के बाद, पूरी तरह से समझाने के बाद, यूं समझिए पढ़ाया कम समझाया ज्यादा जाएगा, ऐसे किया समा जाए आपके अंदर, समझाया जाएगा। फिर उस पर मैं आपको नोट्स दूंगा एकदम इस तरह से कि वो सबके लिए फायदेमंद नोट्स। वो जब हो जाएंगे फिर हम लोग दूसरे टॉपिक पर चलेंगे। और जब एक चैप्टर पूरा हो जाएगा तो जो मैंने कहा कि मैं शुरू में आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, वो क्वेश्चन फिर हम लोग सॉल्व करेंगे कि हमने जो पढ़ा है उस आधार पर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद प्री के भी मेंस के भी फिर हम लोग दूसरे टॉपिक पर जाएंगे। ये पैटर्न होगी तैयारी करने की बेसिक्स की। करंट की क्या होगी, हम लोग डेली करंट करेंगे मंडे टू, और ये जो मैं क्लासेस लूंगा ये हफ्ते में 5 दिन होंगे, मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा ये रोज। लेकिन करंट जो है वो सैटरडे और संडे को भी आएगा, क्योंकि करंट हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन पैटर्न कुछ अलग होगा। मंडे टू फ्राइडे का जो करंट का पैटर्न होगा वो कुछ अलग होगा, मतलब वो जो आएगा टॉपिक्स करंट में वो हम बात करेंगे। सैटरडे को उस जो 5 दिन हमने बात की है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग लेंगे, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मैं आपको दूंगा, क्वेश्चंस बनाने के लिए भी आप उस पर अपने आंसर्स भेज सकते हैं। और संडे की को जो होगा हम लोग उसी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पर, और जो भी सैटरडे को अपना क्वेश्चन का आंसर भेजेंगे उसमें से जिसका बेहतर होगा, अच्छा होगा, उसके मैं नाम लूंगा, संडे को नाम भी लूंगा। आप कमेंट में चाहें तो वहाँ लिख सकते हैं या मुझे मेल लिख सकते हैं। और स्किल डेवलपमेंट भी साथ में होगी। ये तो ये जो क्लासेस हम लोग लेंगे ये होगी मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे जो है, सैटरडे संडे को सिर्फ करंट होगा। आप कहेंगे सैटरडे संडे को सब कुछ क्यों नहीं, क्योंकि मैं उसमें उसको भी इसी में लगाऊंगा क्लास को। मैं प्लान करूंगा अगले वीक को, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ प्लानिंग के साथ चले तो अच्छी होती बेटर। तो मंडे टू फ्राइडे हम लोग की क्लास होगी, सैटरडे संडे जो है हम लोग करंट पर जाएंगे, उस तरह से डील करेंगे। आप कहेंगे कि सैटरडे संडे का फिर करंट अफेयर्स का क्या होगा, तो वो जो होगी फिर जो हम लोग मंडे टू फ्राइडे करंट अफेयर्स लेंगे
उसमें बीच में उनको शामिल कर लिया जाएगा, छूटेगा कुछ भी नहीं करंट में, ठीक है? इस पैटर्न पर अब मैं क्लासेस लूँगा। इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में डालने के लिए मुझे इस पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार करना है। उसके लिए थोड़ा-सा वक़्त लगेगा, इसलिए मैं इंस्टेंट इस क्लास को शुरू नहीं करने जा रहा हूँ। आपको भी इस बीच में थोड़ा-सा समय मिल जाएगा आप सोचने का कि आप किस तरह से इसके अनुकूल अपने आप को ढाल सकें, अगर आप ढालना चाहते हैं, इस पैटर्न पर तैयारी करना चाहते हैं और अगर आप अपने पैटर्न पर तैयारी करना चाहते हैं और सैटिस्फाइड हैं उससे, तो बिल्कुल आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप करते रहिए उस पर। लेकिन जिन्हें ज़रूरत महसूस हो रही है कि हाँ, मुझे इस पैटर्न पर तैयारी करनी है, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं चाहे तो। तो इस तरह से अब हमारी क्लासेस होंगी। हाँ, तो ये अब आप पूछना चाहेंगे कि ये क्लासेस फिर आप कब से शुरू करेंगे? मैं सोच रहा हूँ कि इसको कम से कम 1 वीक का टाइम लिया जाए यहाँ से। कल दिवाली भी है, आप लोग दिवाली मनाएँ अच्छे से, फिर 1 वीक के बाद छठ पूजा भी आने वाला है। बहुत हो सकता है कि आप लोग छठ मनाएँगे ये वो, ख़ैर दिवाली, छठ मुझे मैं उससे रोक नहीं रहा हूँ अपने आप को। चूँकि मैं अपने आप को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे प्लान करना है पूरी तरीके से ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो हमारे क्लासेस में और एकदम सॉलिड तरीके से हम लोग चल सकें, उसके लिए बेसिकली टाइम चाहिए। तो ये जो क्लासेस हम लोग शुरू करेंगे, आज सैटरडे है, आज। तो हम लोग जो क्लासेस है अपनी नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे नेक्स्ट ट्यूसडे जो आएगी, ठीक? आज अगर 11/7/18 सैटरडे, तो हम लोग जो है नेक्स्ट ट्यूसडे, ये अभी एक ट्यूसडे आएगी, उसके बाद वाले जो ट्यूसडे आएगी, आई थिंक दैट इज ऑन 21, आई थिंक 21। ओके, तो नेक्स्ट हटाइए, 21 नवंबर 2023, इस डेट से हम लोग इस पैटर्न पर अपना क्लास शुरू कर देंगे। तब तक हम लोग का जो अभी का पैटर्न है, अभी सिर्फ हम जो करंट है वो करंट हम लोग अभी करते रहेंगे जैसे कर रहे हैं। 21 नवंबर से जो है 2023 से हम लोग इस पैटर्न पर तैयारी, यूपीएससी को क्रैक करने की तैयारी हम लोग शुरू कर देंगे इस पैटर्न, ठीक है? तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, आपका स्वागत है। दिल खोलकर, पूरी ईमानदारी से, सच्चे दिल से अपने गुरु और माँ सरस्वती को अपना ये सब कुछ समर्पित करते हुए और अपने मम्मी-पापा के आशीर्वाद के साथ मैं आपको वेलकम करता हूँ कि आइए इस सफ़र पर चलते हैं। ये एक मैराथन होने वाली है, आप तैयार हो जाइए। बहुत सब कुछ सॉलिड होने वाला है। एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति होने वाली है यूपीएससी प्रिपरेशन के फील्ड में। ये वीडियो जो होगी मैं इसे सेव करके रखूँगा और इसे मैं अभी तो लॉन्च करूँगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसे संडे री-लॉन्च किया जाए। री-लॉन्च करूँगा तो अगर आपने अभी देख लिया है तो आप इसे फिर से ना देखें। मैं री-लॉन्च इसीलिए करूँगा क्योंकि नए-नए जो हैं वो स्टूडेंट्स जुड़ते रहेंगे। तो जब कोई नया जुड़ता है और वो किसी चैनल पर जाकर वीडियो देखता है तो वो शुरू के कुछ वीडियोज़ देखकर पता करने की कोशिश करता है। वो बहुत नीचे नहीं जा पाता क्योंकि उसमें वक़्त लगता है। तो इसीलिए मैं इसे बार-बार डालता रहूँगा ताकि जो नए स्टूडेंट्स भी जुड़ें, वो जान सकें कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। इसलिए मैं बार-बार डालता रहूँगा तो आप उससे डिस्टर्ब ना हों, जो देख चुके हैं, आप उसे ना देखें फिर से। जो नए व्यूअर्स होंगे वो ऊपर में उन्हें ये मिल जाए तो बेहतर होगा उनके लिए, तो वो इसे देख पाएँगे, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल।
Do prepare yourself and let's begin. Thank you. All the best.